हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल आप अच्छे होंगे। आपकी जो भी क- क्रियाकलाप है वो चल रही होगी। और गर्मी बहुत पड़ रही है इंडिया के अंदर, खास करके नॉर्थ इंडिया में। उम्मीद करता हूं कि आप अपने आप को सुरक्षित रखकर अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और आज जो हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं वो एक आप कहें कि उपन्यास के बारे में, एक नोवेल के बारे में हम बातचीत करने जा रहे हैं, जो काफ़ी पॉपुलर नोवेल है। और काफ़ी इसकी जो लेखिका हैं वो भी काफ़ी नोन नोटेड राइटर साहित्यकार हैं। आप नाम जानते होंगे, ज्ञानपीठ से उनको सम्मानित किया जा चुका है, महाश्वेता देवी। जी हाँ, हम महाश्वेता श्वेता देवी के एक उपन्यास, जो एक जीवनी पर आधारित है, जीवन वृत्त उपन्यास है, उसी के बारे में आपसे ब्रीफ में डिस्कशन करने जा रहा हूँ। और उस उपन्यास का नाम है मास्टर साहब। आपने सुना भी होगा मास्टर साहब। निश्चित तौर पर मैं इस डिस्कशन में, इस लेक्चर में आपको बताऊंगा कि मास्टर साहब वो किसको संबोधित करती हैं, किसके जीवन वृत्त के बारे में वो बताती हैं, और क्यों उन्हें पढ़ना चाहिए, इस उपन्यास को क्यों पढ़ना चाहिए। आपको इस पर आने से पहले एक दो चीज़ें मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये उपन्यास भारतीय ज्ञानपीठ से सम्मानित उपन्यासकार, साहित्यकार, कथाकार, लेखिका महाश्वेता देवी के द्वारा रचित है। लेकिन इसका अनुवाद और इसका हिंदी में पब्लिकेशन भारतीय ज्ञानपीठ ने किया है। भारतीय ज्ञानपीठ के रिक्वेस्ट पर ही उन्होंने इस पुस्तक को उन्हें समर्पित किया था कि आप इसे छापें। ज्ञानपीठ ने ये बात लिखा भी है इस किताब के निवेदन वाले पार्ट में। जो बातें कही गई हैं, जैसा कहा गया कि मास्टर साहब, जैसा कि स्पष्ट ही है, यह एक जीवनी परक उपन्यास है। लेखिका लिखती हैं कि मैं इस बात से कभी नहीं इनकार किया कि 70 के दशक से जुड़े आंदोलन को मैंने अपना भरपूर समर्थन दिया था। बिहार का आरा जिला, स्पेशली आरा जिला के बारे में इसमें चर्चा है। आरा जिला वर्ष 1857-58 के दौरान वीर कुंवर सिंह का जिला रहा है। 70 के दशक में जगदीश मास्टर ने धनी जोतेदारों द्वारा हरिजन लड़कियों के ऊपर किए जा रहे शोषण और उत्पीड़न के विरुद्ध अपना प्रतिवाद जताया था। उन्होंने हरिजिस्तान नामक एक गीत का संकलन भी किया था और उनके सहयोगियों ने शहर में एक मिसाल जुलूस भी निकाला था। उसका नारा था, हरिजिस्तान लेकर रहेंगे। यह और कुछ नहीं, रूढ़िवादी अंधविश्वास, अंधव्यवस्था के विरुद्ध संगठित विद्रोह था। और मास्टर साहब इस 70 के दशक तक ही थम जाने वाले नहीं थे। उनकी विद्रोही चेतना ने उन्हें कृषि प्रधान बिहार के नक्सल आंदोलन की तरफ ले गया। मास्टर साहब और नामेश्वर अहिर जैसे नाम अब इतिहास हो गए हैं। फिर वो इस निवेदन में लिखती हैं कि लेकिन भारत के इतिहास में मैंने बार बार होने वाली इस पराजय को कभी विजय से कहीं अधिक महान पाया है। वो संदर्भ दे रही हैं 1857-58 के विद्रोह का भी, जिसमें जो विद्रोही थे वो पराजित होते हैं, लेकिन वो मानती हैं कि वह पराजय भी विजय से कम नहीं था। 11वीं सदी में बंगाल का कैवर्त विद्रोह हो या 1857-58 का महाविद्रोह, 18वीं और 19वीं सदी का संथाल किसान का विद्रोह हो या इस शताब्दी का भारतीय नौसेना का विद्रोह, इस विद्रोह में परास्त होने वाले जो लोग थे, उन पराजय को भी ये लेखिका विजय के रूप में देखती है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे यही बताना चाहता था कि मूलतः यह उपन्यास, जीवन परक उपन्यास, बांग्ला भाषा में लिखा गया था। लेकिन बाद के दिनों में ज्ञानपीठ के निवेदन पर इसे हिंदी में लेखिका ने लिखा
और उसको हिंदी में ज्ञानपीठ ने, भारतीय ज्ञानपीठ ने प्रकाशित किया। दूसरी बात जो अहम है, जो ये जानना है कि जिस व्यक्तित्व के बारे में लिख रही हैं लेखिका महाश्वेता देवी, वो मास्टर जगदीश है। मास्टर जगदीश भोजपुर, आरा, बिहार का एक ज़िला है, दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। पहले शाहाबाद के नाम से जाना जाता था, अब आरा, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट का नाम है, आरा उसका हेडक्वार्टर है। उसी के सहार प्रखंड में एक ग्राम है एकवारी। उसी एकवारी ग्राम में मास्टर जगदीश पैदा हुए। तो मास्टर यूं ही नाम नहीं पड़ा उनका, वो उस जमाने के 60-70 के दशक में जब वो उनका उदय हो रहा था, उस दशक में वो पहले व्यक्ति थे जिनका आरा के किसी स्कूल में मास्टर की नौकरी लगी थी। मास्टर की नौकरी लगी थी, लेकिन ये चीज़ें उनके गांव के जो जमींदार थे उनको नहीं सुहाता था, बर्दाश्त नहीं होता था। शुरू से ही क्रांतिकारी विचार के मास्टर जगदीश, जो सामंतों का अत्याचार था, जो दलितों पिछड़ों के बहु बेटियों के साथ उनका जो छेड़ने का, चाहे उनके साथ बदतमीजी करने का जो तौर तरीका था, शोषण करने का तौर तरीका था, और खास करके धर्म के आधार पर, धर्म की आड़ में जो उनका शोषण होता था, उन सब के प्रति उनका विद्रोही तेवर, और ये तेवर बिहार में जो नक्सलवादी आंदोलन फैला उससे पहले से था। बाद में उनसे जुड़ते हैं मास्टर जगदीश, जिसको लेखिका ने जगदीश महतो भी कहती हैं। लेकिन यह एक उपन्यास है, इस वजह से किरदार का खुलेआम नाम बहुत कम मेंशन है, लेकिन उन्हीं के जीवन के बारे में, मास्टर जगदीश के जीवन के बारे में, जगदीश महतो के बारे में इसमें चर्चा है, जो बाद में मास्टर बनते हैं और बाद में उन्हें नाम दिया जाता है मास्टर जगदीश, जो कि बिहार के सामाजिक आंदोलनों को स्थापित करने में, खास करके शाहाबाद जिला, जो एक जमींदारी और शोषण जमींदारों द्वारा शोषण या सामाजिक रूप से वर्चस्वशाली वर्गों के द्वारा जो बाकी लोगों का शोषण किया जाता था, उसके प्रति एक विरोध का स्वर 1970-80 के दशक में या 60 से 80 के दशक में एक विद्रोह का स्वर देता है। वही है भोजपुर, और वहीं पैदा हुए, वहीं एकवारी गांव में पैदा हुए मास्टर जगदीश। एक सामाजिक न्याय के लड़ाई में एक बहुत बड़ा नाम, बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग लिखते हैं, खास करके जो मेन स्ट्रीम राइटिंग है, एकेडमिक राइटिंग है, सामाजिक आंदोलन के जो लेखक हैं, वो नहीं लिखते बड़े स्तर पर, लेकिन ये जानने की ज़रूरत है। और जब आप देखेंगे मास्टर साहब, यह उपन्यास जब आप पढ़ेंगे, महज आप एक दिन में इसको पढ़ सकते हैं। हिंदी में लिखा हुआ है, बहुत ईजी लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है, बहुत ही सहूलियत से आप इसको पढ़ सकते हैं। एक माँ के द्वारा इसकी जो शुरुआत होती है इस उपन्यास की, वो एक माँ अपने बेटे से, बेटा कहता है माँ से, माँ हमें एक कहानी सुनाओ। मैं वो लाइन पढ़ता हूँ, माँ मुझे एक कहानी सुना। जब मुसहर टोली में होती है रात, तो बेटा माँ से कहता है, मैं तुझे कौन सी कहानी सुनाऊं लाल, बोलो मेरा नाम कौन इतना बड़ा कर गया। कुंवर सिंह की कहानी मत सुनाना माँ, उस पुरानी कहानी से मेरा क्या लेना देना, ये बच्चा कहता है। अच्छा, तब माँ कहती है, अच्छा तू मास्टर साहब की कहानी सुन मेरे लाल, लेकिन इसे सुनने के बाद नींद नहीं आती है। माँ कहती है बेटे से कि लेकिन इसे सुनने के बाद नींद नहीं आती है, मैं तो जागते रहना चाहता हूँ माँ, बेटा कहता है। तब माँ कहती है कि तू मुझे मास्टर साहब की नई कहानी सुना, और यह बता कि मास्टर साहब रहते कहाँ। मास्टर साहब तो लाल
मास्टर साहब तो लाल रहते हैं मुझ में और तुम में और मुझ में, माँ कहती है। जब बेटा पूछता है कि मास्टर साहब कहाँ रहते हैं, तो माँ कहती है कि वो तुम में और मुझ में रहते हैं। और इसके बाद ये कहानी शुरू होती है। लेखिका उसके बाद लिखती हैं कि वर्ष 1970 के आसपास भोजपुर जिले के कलेक्टर के दफ्तर में बिहार के मानचित्र पर भोजपुर की सीमा रेखा बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही थी। मतलब ये पूरा का पूरा कंटेक्स्ट बताई है कि 1970 का शाहाबाद भोजपुर का जिला कैसा था, वहाँ कलेक्टर के ऑफिस में क्या चर्चा चल रही थी, कौन लोग बैठे हुए थे, पुलिस महकमे के लोग, साहूकार, सामंत। उन्हें चिंता हो रही थी कि नक्सल आंदोलन जो नक्सलवाड़ी में 1967 में शुरू हुआ था वेस्ट बंगाल में, एक नक्सलवाड़ी गांव है, वहाँ से चारू मजमूदार और उनके साथियों ने शुरू किया था। उसकी आग धीरे धीरे उन जगहों पर फैलती जा रही थी जहाँ पे अभी भी शोषण उसी रूप में चल रहा था जैसे पिछले दिनों में था। सामंतों का शोषण, सामंतों के द्वारा दलित बहु बेटियों का शोषण, ये आग धीरे धीरे फैलती जा रही थी। कंटेक्स्ट बताती हैं लेखिका कि किस कंटेक्स्ट में मास्टर जगदीश का उदय होता है, लेकिन और वो लोग कैसे इसको डील करने जा रहे हैं, इसके बारे में लेखिका इसमें चर्चा करती हैं। इसके पार्ट 2 में लिखती हैं लेखिका, तब कोई नेता नहीं था साथ, भोजपुर था बेहद आसान, लेकिन कोरी आंखों से देखकर कुछ नहीं समझा जाता। डुमरांव से कुल्हड़िया और कौरिया से हसन बाजार तक काम की तलाश में निकलते थे भोजपुरिया। कलकत्ता, टाटा, धनबाद, रांची कारखाने के मजूर और कूली, चमड़ा मजूर और मोची, वे बाहर की खबरें लाया करते थे, पहुंचाते थे डुमरिया और कुल्हड़िया। कौरिया से हसन बाजार, मास्टर साहब तब तुम क्या कर रहे थे। ये उसी रूप में माँ अपने बेटे को कहानी सुना रही है, लेखिका उसी रूप में इसको आगे बढ़ा रही हैं कि इस दौरान जो ये परिस्थिति थी, इस परिस्थिति में मास्टर साहब क्या कर रहे थे। वो बताती हैं कि एक ही दिन में भोजपुर में आग नहीं लगी और एक ही दिन में मास्टर साहब की कहानी नहीं बन गई। भला मैं तुम लोगों से मास्टर साहब की कहानी कह भी कैसे सकती हूँ, क्योंकि अभी भी वह कहानी खत्म नहीं हुई। समझ रहे हैं कि जो परिस्थिति उस समय का था, सामंती व्यवस्था का, जिसमें जिस तरह का शोषण होता था, लोग बाहर जाते थे, कमाते थे और वो अपना माल, अपना टैक्स कुल्हड़िया महाराज और जो डुमरांव महाराज थे वहाँ पहुँचता था। किस तरह का शोषण व्याप्त था। एक तरफ सत्ता थी, एक तरफ व्यवस्था थी और एक तरफ गरीब मजलूम मजदूर थे। वो बताती हैं कि मास्टर साहब कोई एक दिन में नहीं बनता है, उसकी परिस्थितियाँ थीं और उस परिस्थितियों में इसमें बोलती हैं कि एकवारी गांव में उन जैसा तेज तरार कोई लड़का नहीं था। बताती हैं लेखिका पेज नंबर 22 में कि लेकिन मास्टर साहब कोई कम्युनिस्ट नहीं थे। कम्युनिस्ट मतलब यहाँ कम्युनिस्ट कहने का मतलब है कि वो कोई कम्युनिस्ट नहीं थे, पहले भी वे कम्युनिस्ट नहीं थे। वे तो एक गरीब किसान के बेटे थे महतो। एकवारी को एकौरी लिखा गया है। एकौरी गांव में उन जैसा तेज तरार कोई लड़का नहीं था। बड़ी जिद थी उनकी कि पढ़ेंगे लिखेंगे फिर सर ऊंचा करके चलेंगे। हुआ करे नथुनी सिंह ऊंची जात का जो तार, हम तुम क्या इंसान नहीं हैं। लेकिन इस बात को वहाँ के जो उच्च जाति के लोग थे, खास करके भूमिहार जाति के लोग थे, उनको ये बात बर्दाश्त नहीं थी। फिर लेखिका आगे बढ़ती हैं, एक उसमें बात भी बताती हैं। इसमें भाग की चर्चा है, बाकी चीज़ों की चर्चा है। एक जगह मास्टर जगदीश महतो जब मास्टर हो जाते हैं उस दौरान एक सवाल जवाब का वो है। वो आरा में किसी शिक्षक से, किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या ग्रंथों में महिलाओं पर अत्याचार करने की बात या उसको
परमिशन देने की बात कही गई है? क्या किसी शास्त्र में उन पे अत्याचार करने से मनाही है? इस तरह के सवाल वो हमेशा पूछते रहते हैं, उनके दिमाग में, मास्टर जगदीश के दिमाग में उठते रहता है। और इस तरह से एक व्यक्ति धीरे 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 बिहार में सामाजिक आंदोलन के लड़ाई में अग्रसर भूमिका निभाने के लिए तैयार होता है। इन सारे परिस्थितियों को इस किताब में बताया गया है। आपको ये किताब पढ़ना चाहिए। फिर एक बारी गांव में जो मुखिया है, जो उस जाति का मुखिया, उसके बारे में चर्चा की गई है। वहां के चुनाव के बारे में चर्चा की गई है कि किस तरह से चुनाव प्रणाली आने के बाद भारत में अगर वहां का सीट रिजर्व भी होता है तो वहां पे एक ऐसे दलित को अपर कास्ट के द्वारा खड़ा किया जाता है जो हमेशा एक कठपुतली बना रहे उनकी, उन्हीं की बात करें। नाम दलित का हो लेकिन काम हो अपर कास्ट का करे। इसके खिलाफ इसमें चर्चा है रामनरेश राय नामक उम्मीदवार की, और वो मिलता जुलता है। हालांकि यह उपन्यास है, लेकिन रामनरेश राम वहां के लगभग 7 बार विधायक रहे उस क्षेत्र से। रिकॉर्ड है, कभी हारे नहीं। तो ये किसका देन था? ये देन था मास्टर जगदीश जैसे लोगों का, रामेश्वर अहिर जैसे लोगों का, जिन्होंने सामंतियों का विरोध शुरू किया। एक इन्होंने अपनी मंडली बनाई, एक सामाजिक जागरूकता इन्होंने पैदा की। सामंती व्यवस्था से लड़ने, सामंतों से लड़ने, पुलिस व्यवस्था जो उन्हीं के साथ मिली हुई थी, इसमें बेहतरीन तरीके से मां श्वेता देवी कहती हैं कि कैसे पुलिस प्रशासन, कलेक्टर, सारे स्टेट के एजेंट, बड़ी बड़ी जो उस समय की पार्टियां थे, उनके नेता सारे पूरी व्यवस्था से मिले हुए होते हैं और यथा स्थिति बनाए रखना चाहते हैं जिसमें दलितों, पिछड़ों, महिलाओं का शोषण होता रहे। वो कभी आवाज नहीं उठाएं। ये वो दौर है जब बिहार में एक तरफ बाबू जगदेव प्रसाद भी ब्राह्मणवाद के खिलाफ, शोषण के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, दूसरी तरफ नक्सलवाड़ी आंदोलन बिहार में आग की तरह फैल रहा था। ये वो परिस्थिति है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का ये है कि ये ऐसे लोग हैं, मास्टर जगदीश जैसे लोग, जिन्होंने रियल में ग्राउंड स्तर पर जागरूकता पैदा किया, लड़ने की क्षमता पैदा की, लोगों को गोलबंद किए और शोषण के खिलाफ एक ऐसी आवाज बुलंद की जिसका नतीजा है कि बिहार में सामाजिक आंदोलन, शोषण के खिलाफ एक जागरूकता का माहौल है। लेकिन दुर्भाग्य हम किसको कह रहे हैं? दुर्भाग्य इसी बात को कह रहे हैं कि इसकी कोई चर्चा नहीं है एकेडमिक सर्किल में। कोई बड़ा लेखक, इंग्लिश का लेखक, बड़े स्तर का लेखक कहीं नाम की चर्चा नहीं करता, कोई नहीं जानता, किसी को नहीं बताया जाता, किसी को नहीं बताया जाता। ये बहुत बड़ा छलावा भी है सामाजिक न्याय के आंदोलन के साथ कि इतना बड़ा लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति कभी चर्चा का विषय नहीं बनता, उसके ऊपर एक अच्छी किताब नहीं लिखी जाती जिस पर लिखने की ज़रूरत है। अब आगे देखिए, फिर मतलब मैं एक एक चीज़ आपके सामने नहीं हो कर सकता, लेकिन मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ों को समझें कि ये नोवेल, यह उपन्यास कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे इसमें बताया गया है पूरे लोगों का शोषण कैसे जमींदारों द्वारा किया जाता है, कैसे उनकी लड़कियों, बहू, बेटियों को बेइज्जत किया जाता है। लेकिन जब भाग 4 से आगे अब बढ़ेंगे, जब ये लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं रामेश्वर अहिर और मास्टर जगदीश के द्वारा, तब धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आनी शुरू हो जाती है। बहुत लोगों की हत्याएं होती हैं। इसमें हत्याएं होने के बाद जमींदार डरना शुरू कर देते हैं, शोषण करना कम हो जाता है।
जो दलितों पिछड़ों की बहू बेटियों के साथ नाइंसाफ होता था, उन्हें छेड़ा जाता था, उनको तरह तरह से उनका शोषण होता था, वो शोषण कम होने लगता है, शोषण कम होने लगता है। इस चीज को केवल आप हिंसा के नाम पर खारिज नहीं कर सकते। ये जो बदलाव हो रहे थे इस आंदोलन की वजह से, इस जागरूकता की वजह से, या इन जैसे नेताओं के उभरने की वजह से, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप इसको एक बड़े चर्चा में, सामाजिक न्याय के चर्चा में, राजनीतिक न्याय के चर्चा में, आर्थिक न्याय के चर्चा में इसको आप छोड़ देते हैं, तो शायद आप सही ढंग से सामाजिक न्याय के आंदोलन को नहीं समझ रहे हैं, नहीं उसका विश्लेषण आप कर रहे हैं। और इस तरह से बताती हैं लेखिका कि वर्ष 1967 में रामनरेश चुनाव में खड़ा हुआ था। 1969 के अंत से हरिजन किशोरियों की इज्जत पर हमले की बातें और बरदातें बहुत कम, लगभग बंद हो गई। यह कोई बड़ी उपलब्धि नहीं थी, समझ रहे हैं आप? ये इनके आंदोलन का देन था, जिसकी वजह से ये चुनाव में खड़े हुए। रामनरेश राय जिसको इसमें कहा गया, वो रामनरेश राम होते हैं। आप जानते हैं 1967 का दौर कौन सा दौर था? जो पहली बार बिहार में संविद की सरकार बनी है। पूरे कंटेक्स्ट में आप देखिए, पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, और 69 तक आते आते ये सारी जो अत्याचार की घटनाएं थी कम होने लगी। ये किसका योगदान है? क्या इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या इस परिस्थितियों की चर्चा नहीं होनी चाहिए? केवल मेन स्ट्रीम में बड़े बड़े नेताओं की बात होती है सामाजिक न्याय की, जब चर्चा होती है कि बड़े बड़े नेता जो सीएम और पीएम रहे हैं, बस उन्हीं ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है। लेकिन बिहार का इतिहास या पूरे देश का इतिहास उन छोटे छोटे नेताओं, उन छोटे छोटे आंदोलनकारियों, सामाजिक न्याय के योद्धाओं से भरा हुआ है, जिन पर काम करने की जरूरत है, जिन्हें समझने की जरूरत है। फिर उसके बाद एक जगह और चर्चा है कि उन्होंने मनुस्मृति दिखाते हुए कहा, इसमें साफ साफ लिखा है, शूद्र नारियों का अपमान और धर्मनाश अधर्म है। मतलब शास्त्र के आधार पर भी मास्टर जगदीश ने यह दिखाने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया कि किसी भी नारी का अपमान करना गुनाह है, धर्म के विरुद्ध है। फिर भी उनके अंदर ये सवाल था कि आखिर तब ये क्यों करते हैं। इससे ये बात साबित होती है कि धर्म का इस्तेमाल शोषण को बनाए रखने के लिए शोषक वर्ग के द्वारा किया जाता रहा है, उसे भगवान के नाम पर जस्टिफाई किया जाता रहा है, उसे चैलेंज करने की जरूरत है। फिर उसके बाद इसमें चर्चा है कि उसी भी किसी तरह की तलाश थी, इसलिए वर्ष 1968 में आरा, बक्सर, पीरो, डुमराव में कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन के आंचलिक कार्यालयों की स्थापना हो चुकी थी। 1968 की बात है, जब वहाँ पे कम्युनिस्ट आंदोलन की नींव रखी जा रही थी, और धीरे धीरे उसमें मास्टर जगदीश भी शामिल होते हैं, उस आंदोलन को मजबूत करते हैं जो कम्युनिस्ट आंदोलन था। एक लंबा इसमें एक्सपीरियंस उनका एक्टिविटी का बताया गया है। फिर उसके बाद इसमें बताया जाता है कि किस तरह से उस गांव में, उस इलाके में इनके और जमींदारों के बीच एक लड़ाई शुरू होती है, और उसमें यह चर्चा आती है कि बंदूक नली है अधिकार की शुरुआत। मतलब ये आखिर ये परिस्थिति क्यों आई कि किसी को बंदूक चलाना पड़े? आखिर ये परिस्थिति क्यों आई कि कोई बंदूक उठाना चाहता है न्याय के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए? ये एकाएक नहीं होता है। हम इसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि आखिर मास्टर जगदीश ने हथियार उठाने की बात या हिंसा करने की बात क्यों की? क्योंकि बदलाव के विरुद्ध जो शक्तियां थीं वो बहुत शक्तिशाली थीं, वो कभी नहीं चाहते थे। उसमें राज्य भी शामिल था, पुलिस शामिल थी, प्रशासन शामिल था, सब कोई शामिल था, और एक तरफ थी गरीब जनता। आखिर कैसे लड़ाई लड़ी जाए? उसका नतीजा था कि उन लोगों ने कहा कि बंदूक की नली है अधिकार की शुरुआत। और इस तरह से उन लोगों ने आत्मरक्षा बाहिनी या फौज का गठन किया,
और इस तरह से गठन करके अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया। फिर उसके बाद और इसी तरह 1970 की फरवरी आई थी, पुराने भोजपुर के कुदरा में CPI-ML का सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में मजमूदार ने भाषण दिया था। मास्टर साहब 1970 में लगातार पूर्वी भोजपुर में एक एक गांव में घूमते रहे थे। इस इलाके में अनेक स्थानीय समस्याएं थी, समस्याएं तो थी ही। स्त्रियों की इज्जत आबरू बचाने का भी सवाल था। मास्टर साहब ने कहा था, महतीन देई को बिहिया मंदिर में देवी बनाकर पूजा करने से काम खत्म नहीं हो जाता। एक मंदिर है महतीन माई, फेमस मंदिर है बिहिया में, जो भोजपुर जिला में अवस्थित है, बिहिया रेलवे स्टेशन में। उनके बारे में वो चर्चा करते हैं कि उनकी पूजा करने से केवल वो नहीं होगा, वो एक सती मंदिर है। एक गरीब घर से आने वाली महिला ने अपने आप को सती कर लिया था और उन्हीं के नाम पर एक वहाँ मंदिर बनाया गया। वो कहते हैं कि वह भोजपुर के साधारण और गरीब लोगों की वीर नायिका है, महतीन माई को बताते हैं। उसकी बात हमेशा याद रखो और अपना मान सम्मान, अपनी बिरादरी और बस्ती की इज्जत आबरू बचाने के लिए कमर कस के खड़े हो जाओ। हमारे घरों में औरतें भी मेहनत करती हैं, वे भी 2 पैसे कमाती हैं, वे भला सती क्यों होने लगी? जो झूठे हैं, ढोंगी और पाखंडी हैं, उन्हें मारो। आग में जलकर कभी सती नहीं होना। हरिजन बस्तियों में पहले भी कितनी बार आग लगाई जा चुकी हैं, कई जाने जल फूक गई हैं। मास्टर साहब कई लोगों के साथ बातें किया करते थे। हर कोई चेहरे से उन्हें पहचानता भी नहीं था, लेकिन उनके नाम और काम से सभी परिचित थे। इसके बाद आ गया फिर एक नया साल, वर्ष 1971 जनवरी का महीना। आपको मैं बताते चलूं कि ये सती होने वाली महिला, जिनको महथिन माई कहा जाता है, इस उपन्यास में चर्चा है। आप इसको पढ़े जाने, बहुत ही दर्दनाक कहानी है। एक महिला जो अपने आप को सती कर लेती हो, गरीब परिवार से आती है। वो कहते हैं कि सती होना कोई अन्याय लेने का तरीका नहीं है, सती होने की जरूरत नहीं है, इस पोंगा पंथी में पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी लड़ाई लड़नी है, क्योंकि ऐसे तो बहुत लोग सती हो चुकी हैं। जहां तक हमको याद आ रहा है, इस कहानी में कहानी ये थी ब्रीफ में कि महथिन माई जो औरत थी, जो लेडीज थी, उनका जो शादी हुआ था, तो वहाँ के समंतों का जो शोषण का प्रकोप था, उनको समंत के यहाँ जाना होता था पहले, अपने सुहागरात से पहले। वह उसके विरोध में सती होना पसंद की और उनके सती होने पे महथिन माई का मंदिर का निर्माण हुआ। लेकिन मास्टर जगदीश कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम अपनी लड़ाई लड़ो, तुम्हें लड़ाई लड़ने की जरूरत है। ऐसे सती होने से न्याय नहीं मिलेगा। जो पोंगापंथी है, ढोंगी है, उसके खिलाफ तुम्हें लड़ाई लड़ने की जरूरत है, तब तुम्हें न्याय मिलेगी। और उसके बाद आप ये देखें कि लास्ट में उनके साथ जो होता है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होता है, और वो भी बिहिया के अंदर होता है। बिहिया में जब वो किसी मिशन पर थे, कहीं चाय पी रहे थे, तो किसी ने नारा दिया, किसी ने बोला कि ये है डाकू है, डाकू है, डाकू। और इस तरह से लोगों ने उनका पीछा किया। कहा जाता है कि उन्हीं लोगों ने उनको मार दिया जिनके लिए वो जीवन भर लड़ते रहे। बाद में उन लोगों ने, जिन लोगों ने उन पे हमला किया, जिन लोगों ने उनको मारा, उनको भी ये अफसोस होता रहा कि जो व्यक्ति हमेशा हमारे लिए लड़ता रहा, उसी के हम हत्यारे हो गए। और लास्ट में महाश्वेता देवी भाग 8 में उस कविता को फिर आगे बढ़ाती हैं और लिखती हैं। सुनिए। माई बेटा कहता है, मास्टर साहब की कहानी क्या पूरी हो गई? नहीं मेरे लाल, यह भला कैसे पूरी हो सकती है पूरी? खत्म नहीं हो सकती तब तक जब तक है ये अधूरी। ऐसे में तू कैसे कहता है अपनी आंखें मीच, वे तो रोप गए हैं खुद को हम लोगों के बीच। चौरी में गणेशी दुसाधों की लड़ाई, बारुई में मुनि पासी की लड़ाई, तुझे मैंने बताई थी ना पाथर गांव की बातें, जहां रामेश्वर अहिर के संग कई लोग हुए शहीद। वहां कितनी कितनी बार कहां कहां लड़ी गई लड़ाइयां,
लेकिन अभी भी है बाकी न जाने कितनी लड़ाइयाँ। ऐसे में कैसे खत्म हो सकती है उनकी निशानियाँ। सदियों तक लोग सुनाया करेंगे उनकी कहानियाँ। ऐसे में तू कैसे कहता है अपनी आंखें मींच, वे तो रोप गए हैं खुद को हम लोगों के बीच। फिर आगे, तुमको उन देवी जी की कहानी अब तक नहीं सुनाई थी जिसने यहाँ के जमींदारों में बंदूकें बंटवाई थी और पुलिस को हुक्म मिला था हमें भून देने की। आगे भी है। जब तक है यह सब कहने को सुनने को, मास्टर साहब की अमर कहानी खत्म नहीं हो सकती लाल। हम न रहेंगे लेकिन उनकी यादों के जलते रहेंगे मशाल। जब तक मुसहर रहेंगे खाते चूहे कौवे और फतिंगे, जब तक जमींदारों के जूठे चूसे आम की आठी से गरी निकाल, उसे सुखाकर और भुनकर मैं कड़वी रोटी सेका करूंगी। डाल मसाले कंकड़ में और भाड़ में भून, मैं यही कहती रहूंगी प्यारे बेटे ले चूस ले इसे, इसी को मेवा मिठाई मान। मैं कहाँ से लाऊं लाल मेरे खीर पूरी पुआ पकवान। उनकी कहानी खत्म कभी भी नहीं हो सकती मेरे लाल। उनकी शहादत रंग लाएंगी जब तक रहेगा ऐसा हाल। ऐसे में तू कैसे कहता है अपनी आंखें मींच, वे तो रोप गए हैं खुद को हम लोगों के बीच। तुझे पता है लाल रोपनी के दिन क्या होता है? उस दिन शायद कई मास्टर साहब ने जन्म लिया होगा। उनकी खातिर सारी माएँ मन्नत मांग रही होंगी, जियो जियो मेरे लाल, जीते रहो हजारों साल। हाथ में थामेंगे बंदूक सभी होकर कभी जवान, जब तक ऐसी बात न होंगी खत्म नहीं होंगी दास्तान। वह तो रोप गए हैं खुद को हम लोगों के बुरे वक्त में, भोजपुर के भूख गरीब और वंचित लोगों के लाल रक्त में। ये लास्ट लाइन है, वह तो रोप गए हैं खुद को हम लोगों के बुरे वक्त में, भोजपुर के भूखे गरीब और वंचित लोगों के लाल रक्त में। ये है मास्टर जगदीश की कहानी, जिन्होंने महाश्वेता देवी ने ज्ञानपीठ से सम्मानित महान लेखिका, आप सब जानते हैं उनके बारे में। उन्होंने मास्टर साहब के बारे में इस किताब में लिखा है, जिसका नाम ही है मास्टर साहब। भारतीय ज्ञानपीठ ने इसे पब्लिश किया है। उम्मीद करता हूँ कि यह किताब आप मंगवाएंगे। बहुत कॉस्टली नहीं है, बहुत सस्ती किताब है। आपको मैं बताऊं, इसका प्राइस मात्र 100 रुपये। और एक बार जब इस चीज़ को आप पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि मास्टर जगदीश ने कितनी बड़ी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी और कहाँ से लड़ी, कैसे लड़ी। आपको एक इंस्पिरेशन भी मिलेगा, एक कंटेक्स्ट पता चलेगा कि क्यों मास्टर साहब के ऊपर महाश्वेता देवी जैसे साहित्यकार ने किताब लिखा, उपन्यास लिखा। तो इसी के साथ मैं इस किताब की चर्चा को मैं यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल इसके देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच, ताकि मास्टर जगदीश के बारे में, उनकी लड़ाई के बारे में, इस किताब के बारे में लोगों को पता चले, वो पढ़ें और समझें चीज़ों को कि सामाजिक न्याय की लड़ाई एक दिन में नहीं लड़ी गई है। उसके लिए कितने लोग शहीद हो गए हैं, ऐसे ऐसे कितने वीर योद्धा हैं जिनको हम नहीं जानते। उनको जानने और समझने की ज़रूरत है। इसी के साथ मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।